हेलो स्टूडेंट्स, हेयर्स अ न्यू टॉपिक यूटिलिटी एनालिसिस। इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांचेस है। अगर हमें वो दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो उसके बाद आगे के जितने भी कंसेप्ट हैं वो हम इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है यूटिलिटी एनालिसिस। ये स्टार्ट करने से पहले हमने क्लास 11th में वॉन्ट्स के बारे में पढ़ा था। वॉन्ट्स क्या होती है? वॉन्ट्स डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कि वॉन्ट मतलब हमें अब नेक्स्ट क्या चीज़ चाहिए, हमारी इच्छा क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है। ठीक है, हमने लास्ट 11th क्लास के लेक्चर में देखा था वॉन्ट, नेसेसिटीज़ और लग्जरीज, ये तीन चीज़ें हमने देखी थी। सो वॉन्ट्स क्या होती है? फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि जो चीज़ अभी हमारे पास है हमें उससे कुछ और चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उतने में सेटिस्फाइड नहीं है। आगे है वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, सॉरी यहाँ पे वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड होना चाहिए। वॉन्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि एक वॉन्ट खत्म होती है तो हमारी तुरंत उसके आगे की वॉन्ट, हमें उससे अगली चीज़ चाहिए होती है। वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हमें उससे नेक्स्ट चीज़ चाहिए होती है। जैसे कि अगर हम रेंट के घर पे रह रहे हैं तो हमें लगता है कि एक खुद का घर होना चाहिए। जब खुद का घर आ जाता है तो हमें लगता है कि हमारे पास एक गाड़ी भी होनी चाहिए। जब गाड़ी आ जाती है तो हमें लगता है कि अब 4 व्हीलर भी होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, वॉन्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है, यानी एक के बाद एक के बाद एक वॉन्ट्स बढ़ती जाती हैं। आगे है दे आर रेकरिंग इन नेचर। जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया, वॉन्ट्स जो है वो रेकरिंग है। दे डिफर विथ एज, जेंडर, सीजन्स, हैबिट एंड कल्चर। यानी कि हर किसी की अलग अलग वॉन्ट है। एज के साथ वॉन्ट बदलती जाती है, जेंडर के साथ वॉन्ट बदलती है। सीज़न का एग्जांपल हमने लास्ट में भी लिया, लास्ट लेक्चर्स में भी लिया था कि जैसे कि रेनी सीजन में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, रेनकोट की ज़रूरत है, अम्ब्रेला की ज़रूरत है। विंटर सीजन में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, स्वेटर्स वगैरह की ज़रूरत है। सो सीजन के अकॉर्डिंग भी आपकी जो ज़रूरतें हैं वो बदलती जाती हैं। सो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यानी कि यूटिलिटी किस चीज़ से रिलेटेड है? वांट्स से रिलेटेड है। यानी इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि एक कमोडिटी की कैपेसिटी क्या है कि वो किस तरीके से किसी भी इंसान के वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है। इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमने क्लास 11th में ऑलरेडी यूटिलिटी पढ़ा था। ठीक है, दिस यूनिट गिव्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। तो ये क्या है? कंज्यूमर के बिहेवियर, इकोनॉमी क्या है? कंज्यूमर के इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करता है। सो यूटिलिटी कंज्यूमर के कौन से बिहेवियर को स्टडी करता है कि उसके जो वांट है वो उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। In practice, every individual tries to satisfy his wants with available resources. It is true that all human wants cannot be satisfied fully at a specific time. ये सच है कि सारे ह्यूमन वांट्स एक ही टाइम पे सेटिस्फाई नहीं किए जा सकते। सो यूटिलिटी एनालिसिस क्या है? वो कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर स्टडी करता है जिससे कि उनकी जो वांट्स है वो मैक्सिमली सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमने स्टडी कर लिया है। आगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहले रिलेटिव कंसेप्ट। ये जो चैप्टर है ये इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे स्लाइड्स में नहीं लिखा है, क्योंकि मैं जिस तरीके से समझा रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा, और आगे जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन पे हमने ज़्यादा फोकस किया है। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। एक्सप्लेनेशन मैं अभी दूंगी, उसे आप अपने तरीके से समझ के आप अपने न्यू पॉइंट्स क्रिएट करो। ठीक है, रिलेटिव कंसेप्ट। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस. It varies from time to time and place to place. For example, woolen clothes have greater utility in winter, and sand has greater utility at construction site than at a sea shore. यानी कि यूटिलिटी जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होती है। यानी कि अलग समय पे अभी मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है या फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, सो उस चीज़ की यूटिलिटी आपके लिए ज़्यादा होगी इस टाइम पे। और एग्जाम्पल दिया हुआ है वुलन क्लोथ्स। गर्मी में आपको वुलन क्लोथ्स की ज़रूरत होती है क्या? नहीं होती, लेकिन सर्दियों में आपको वुलन क्लोथ्स की ज़रूरत होती है। तो जो वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी है वो कब ज़्यादा है? सर्दियों में, यानी कि टाइम टू टाइम। ठीक है, प्लेस टू प्लेस, यानी कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, सैंड की ज़्यादा ज़रूरत होती है कंस्ट्रक्शन साइट पे रादर देन बीचेस पे। तो उसकी यूटिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है? उसका यूज़फुलनेस, उसमें उस रिसोर्स से हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ पे निकाल सकते हैं? सो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिलेटिव कंसेप्ट। सो यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट।
Utility differs from person to person. This is due to differences in taste, preferences, likes, dislikes, nature, habits, profession, etc. सब्जेक्टिव कंसेप्ट मतलब कि एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, यानी कि हर इंसान की जो टेस्ट है वो अलग अलग होता है. तो किसी के लिए आइसक्रीम की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी और किसी को जिसको आइसक्रीम पसंद नहीं है उसके लिए आइसक्रीम की यूटिलिटी ज़ीरो होगी. ठीक है. सो यूटिलिटी हर किसी के हिसाब से अलग अलग होती है. लोगों के प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स अलग अलग होते हैं, फिर उनके नेचर्स अलग अलग होते हैं. किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है तो उनके लिए बुक्स की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जिनको बुक्स पढ़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है उनके लिए बुक्स मतलब किसी काम के नहीं है, उनके लिए किसी काम के लिए नहीं है. लेकिन जिसके लिए बुक्स मतलब बुक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या फिर जिसे पढ़ने का शौक़ है उनके लिए उस चीज़ की यूटिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. उसके बाद है एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट. द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन. इट इज़ मोरली कलरलेस कंसेप्ट. मतलब इसका एथिकली कोई वो नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए नहीं है. द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज़ गुड और बैड, यानी कि डिज़ायरेबल या फिर अनडिज़ायरेबल. यानी कि जिसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है उसके लिए उस चीज़ की यूटिलिटी ज़्यादा ही होगी. तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ बुरी है तो ये चीज़ तुम्हारे लिए बुरी है, लेकिन जिसके लिए जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए शायद वो चीज़ अच्छी होगी. सो यूटिलिटी क्या है, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट है. यूटिलिटी differs from usefulness. Utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants, whereas usefulness indicates value in use of a commodity. यानी utility और usefulness ये दोनों क्या है, अलग अलग कंसेप्ट है. utility क्या है, उससे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, और यूजफुलनेस क्या है कि उसका काम क्या है, उसकी कितनी ज़रूरत है. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू अ कंज्यूमर, वाइल लिकर हैज़ यूटिलिटी ओनली टू एन एडिक्ट बट हैज़ नो यूजफुलनेस. यानी कि मिल्क क्या है, मिल्क की ज़रूरत भी है और उससे यूटिलिटी भी है, यानी कि यूजफुलनेस भी है और यूटिलिटी भी है. लेकिन लिकर क्या है, जिसे उस चीज़ की लत लगी हुई है उसके लिए वो यूटिलिटी तो है लेकिन उसका यूज़ नहीं है, यूजफुलनेस नहीं है, क्योंकि वो उसकी बॉडी को हार्म ही कर रहा है कहीं ना कहीं. सो यूटिलिटी इज़ डिफरेंट दैन यूजफुलनेस. ओके. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. जब ये जैसा भी हमने देखा यूजफुलनेस से अलग है, उसी तरीके से प्लेजर से भी अलग है. कमोडिटी में पोजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर. जैसे कि इंजेक्शन की ज़रूरत तो है लेकिन इंजेक्शन आपको प्लेजर नहीं देता, यानी आपको जो उसमें से खुशी चाहिए होती है वो नहीं देता, लेकिन उसकी ज़रूरत है, यानी कि वो आपके वांट को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन आपके मन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ठीक है. आगे है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन. यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन से किस तरीके से अलग है, यूटिलिटी है कि हमें उसकी ज़रूरत क्यों है और सेटिस्फैक्शन है एंड रिजल्ट. ठीक है. दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कंसेप्ट. ये आपस में इंटर रिलेटेड है लेकिन फिर भी कंसेप्ट क्या है, अलग अलग है. जैसे कि एक प्यासा इंसान है, a thirsty person drinks a glass of water since water has the capacity to satisfy thirst. ठीक है. क्यों, क्योंकि उसके प्यास को बुझाने के लिए उस पानी की ज़रूरत है. यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन. यानी कि वो कितने ग्लास पी रहा है उसके बाद जब वो सेटिस्फाई हो रहा है, उसकी प्यास बुझ गई तो वो सेटिस्फैक्शन है, लेकिन जो पानी पी रहा है वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो यूटिलिटी है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे होगे. आगे है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. यूटिलिटी इज अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. ये हाइपोथेटिकल है, मतलब एकदम एग्जैक्ट आप नंबर के टर्म्स में नहीं निकाल सकते इसे. अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी. शायद वो अच्छे से उसे उसको फुल लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल गई हो, शायद नहीं भी मिली हो, या फिर दस यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस. सो ये क्या है, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकती है, या तो ज़ीरो हो सकती है, या तो नेगेटिव हो सकती है. और नेगेटिव यूटिलिटी को क्या बोलते हैं, डिस यूटिलिटी बोलते हैं. ठीक है. नेगेटिव यूटिलिटी को क्या बोलते हैं, डिस यूटिलिटी. ये चीज़ याद रखना. ठीक है. आगे देखते हैं. यूटिलिटी इज मल्टी purpose. A commodity can satisfy the wants of more than one person. It can also be put to several uses. अब कोई commodity है वो एक साथ बहुत सारे लोगों की wants भी satisfy कर सकती है और उसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं. जैसे इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं. इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सब लोग यूज़, उसके बहुत सारे पर्पज़ है, उसे बहुत सारे लोग भी यूज़ कर सकते हैं एक ही समय पे. ठीक है. यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट.
यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ वांट, मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी, यानी आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, ठीक है। सो उसके ऊपर डिपेंड करता है यूटिलिटी। अगर आपको बहुत ज़्यादा उससे चाहिए कि हाँ वो चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, सो उसके बाद जो चीज़ वो जब आपको वो चीज़ अचीव हो जाती है तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन जो मिलती है वो क्या होती है, यूटिलिटी होती है, यानी कि आपका जो यूटिलिटी लेवल है वो एकदम हायर है अभी, ठीक है। और वही जैसे कि अ सिक पर्सन सॉरी जैसे कि एक हंग्री पर्सन है, उसे बहुत भूख लग रही है और उसे खाना चाहिए चाहिए। सो जब उसे वो खाना मिल जाता है तो उसके लिए यूटिलिटी क्या है उस टाइम पे, उसकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी इंसान को भूख ही नहीं लगी और उसके सामने खाना रखा हुआ है तो उसकी यूटिलिटी क्या है उस चीज़ के लिए, कुछ भी नहीं है। यूटिलिटी का आगे मैं अभी आपको यूटिलिटी का एग्जाम्पल देती हूँ जो कि आगे आपको काम में आएगा। जैसे आपके सामने एक रसगुल्ले से भरी हुई बोल रखी हुई है, ठीक है। आपने फर्स्ट रसगुल्ला खाया तो उस टाइम पे आपकी जो मतलब आपको जो सेटिस्फैक्शन मिली वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको वो खाना था। आपने दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, आपका जो कंजम्पशन है वो आपका बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक लेवल आएगा उसके बाद आपको लगेगा नहीं बस, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। सो यहाँ पे आपकी यूटिलिटी क्या हो गई, ज़ीरो। अब इसके बाद आपके सामने वो 4-5 बोल भी ला के रख दे तो भी आप उसे खाने नहीं जाओगे, या फिर अगर आप उसे खा भी रहे हो तो आप उसे ज़बरदस्ती खा रहे हो। सो आपकी यूटिलिटी कहाँ चली गई, नेगेटिविटी में चली गई, यानी कि अब क्या है, डिसयूटिलिटी है, ठीक है। आगे क्या है, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। फॉर एग्जाम्पल, अ सिक पर्सन हैज़ यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड्स मेडिसिन, यानी कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उस चीज़ की हमारी डिमांड होगी। सो यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहले है फर्म यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू अ चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, इट इज़ कॉल्ड फर्म यूटिलिटी। यानी कि लकड़ी से अगर हमने चेयर बनाई, फर्नीचर्स बनाए, डोर बनाए, विंडोज़ बनाए, तो ये क्या है, फॉर्म यूटिलिटी है। यानी कि जब यूटिलिटी किसी भी चीज़ के फॉर्म को बदल के, यानी कि लकड़ी को बदल के हमने कुछ बनाया, क्ले को बदल के हमने टॉयज़ बनाए, सो ये क्या है, उससे लकड़ी के या फिर उस क्ले की को जितनी यूटिलिटी नहीं थी उतनी यूटिलिटी अब उस सामान की है। सो ये क्या था, फॉर्म यूटिलिटी था। नेक्स्ट आगे है प्लेस यूटिलिटी। When utility of a commodity increases due to change in its place, it is called place utility. For example, woolen clothes have more utility at cold places rather than warm places. प्लेस यूटिलिटी मतलब उस जगह पे, यानी कि किस जगह पे किस चीज़ की यूटिलिटी ज़्यादा है। जैसे कि वुलन क्लोथ्स है, उनकी यूटिलिटी जो कोल्ड प्लेसेस है उस जगह पे उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी रादर देन गर्म जगह पे। जो वार्म प्लेसेस है वहाँ पे हम वुलन क्लोथ्स पहन के नहीं घूमेंगे, लेकिन जो कोल्ड प्लेसेस है वो उनकी डेली नीड है। सो यूटिलिटी प्लेस, यानी कि प्लेस यूटिलिटी। ओके, नेक्स्ट है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी अराइजेज व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, तो उन लोगों की सर्विस क्या है, सर्विस यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। आगे है नॉलेज यूटिलिटी। व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फोन और अ कंप्यूटर इंक्रीजेज व्हेन अ पर्सन नो अबाउट इट्स वेरियस फंक्शंस। फ़ोन और कंप्यूटर वगैरह की यूटिलिटी कब बढ़ती है, अच्छा ठीक है, अगर आपको फ़ोन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, सो आपको तब तक क्या पता है कि बस आपको फ़ोन उठाना है और आपको फ़ोन कट करना है, ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही पता है। सो आपकी यूटिलिटी उस टाइम पे कितनी है कि बस कॉल आया, आपको पिक करना है, कॉल कट हुआ, आपको कट कर देना है। लेकिन जब आपको उसके और भी उसके फीचर्स पता चले और भी उसके फंक्शंस पता चले तो उसके बाद उसकी यूटिलिटी आपके लिए क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। सो ये क्या होती है, नॉलेज यूटिलिटी होती है। आगे है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी क्या है, possession utility arises when the ownership of goods is transferred from one person to another. वर्ड्स में मीनिंग छुपा हुआ है। फॉर्म क्या था, किसी का फॉर्म बदलना, प्लेस मतलब जगह की अलग अलग जगह पे, सर्विस मतलब आपको जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, नॉलेज मतलब आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज, पोजेशन मतलब चीज़ मेरी हो गई। सो एग्जाम्पल क्या है इसका, अगर बायर मतलब अभी आपके पास सामने आप जो सामान लेने के लिए गए हो वो अभी किसका है, जो सेलर है उसका सामान है, ठीक है। तो अभी आपके पास आपके लिए उसकी यूटिलिटी उतनी नहीं है, लेकिन जब वो सामान आपका हो जाएगा तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए बढ़ जाएगी। सो ये क्या है, पोजेशन यूटिलिटी है। देन टाइम यूटिलिटी। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज विद द चेंज इन टाइम ऑफ इट्स यूटिलाइजेशन, इट इज़ कॉल्ड
टाइम यूटिलिटी, यानी कि बदलते समय के साथ, यानी कि जैसे जैसे आप उसे कंज्यूम कर रहे हो वैसे वैसे अगर आपकी यूटिलिटी बढ़ रही है, सो व्हाट इज दिस कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। जैसे कि अ स्टूडेंट हैज़ मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देन इन वेकेशन। अच्छा एग्जाम्पल है, छुट्टियों के टाइम पे आपके लिए उन बुक्स की इतनी यूटिलिटी नहीं होती, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आप वही बुक्स खोल खोल के पढ़ रहे होते हैं, यानी कि उस टाइम पे आपको उन बुक से आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो हो रही होती है। सो और भी हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, time utility is also observed when goods are stored and used at a time of scarcity, जैसे कि ब्लड बैंक, ठीक है। यानी कि टाइम यूटिलिटी कब देखी जाती है, जब गुड्स जो है संभाल के रखे जाते हैं कि उसकी जब ज़रूरत होगी तब उसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हैं कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। फॉलोइंग आर द टू मेन कंसेप्ट, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। जब वो सारी यूनिट्स कंज्यूम कर लेता है उसके बाद जो उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है वो क्या होती है? टोटल यूटिलिटी होती है, यानी टोटल एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटीज, यानी कि यूटिलिटी डिराइव, ठीक है। इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम द ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। जैसे कि मैंने बताया कि ये हाइपोथेटिकल है, आप इसे नंबर के बेस पे नहीं लिख सकते हो, नंबर के बेस पे नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, आपने नेक्स्ट चीज़ उसे आपने उसकी नेक्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करी, उसी कमोडिटी का नेक्स्ट पार्ट कंज्यूम करा, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट पार्ट कंज्यूम करा, ऐसे करते करते जो टोटल यूटिलिटी आपकी निकल के आई। हमें पता है यूटिलिटी इज डिफरेंट देन सेटिस्फैक्शन, लेकिन दीज पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जो एक एडिशनल यूनिट आपने जो कंज्यूम किया तो आपका जो चेंज है, marginal utility refers to the additional utility derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed, यानी कि addition made to the last unit consumed, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपके लिए कंसेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो साइन है सिग्मा इसे समेशन बोलते हैं, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू MU1 MU2 MU3 प्लस MUN, यानी कि मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स तक। सो MU कैसे कैलकुलेट करते हैं? TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी कि T2 माइनस T1, यानी कि टोटल यूटिलिटी नेक्स्ट वाली माइनस प्रीवियस वाली, ठीक है, n और n माइनस 1, ठीक है। आगे है TU क्या है? टोटल यूटिलिटी है। MU क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। MU1 MU2 MU3 ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट। MUN है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट। TUN है टोटल यूटिलिटी एट nth लेवल, एंड n माइनस 1 है एट प्रीवियस लेवल, ठीक है। तो इसमें से याद रखने वाली कौन सी चीज़ें हैं? TU इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़, यानी कि MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 अप टू n लेवल। और MU कैसे कैलकुलेट करते हैं? TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी कि अगर MU2 कैलकुलेट करना है तो TU2 माइनस TU1 हम करेंगे, तब हमारे पास नेक्स्ट निकल के आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ रही है 10 18 24 28 30। अब एक लेवल क्या आया? यूटिलिटी क्या हो गई आपकी? स्टेगनेंट हो गई, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, और फिर उसके बाद जाके क्या हुआ? यूटिलिटी माइनस में चली गई, ठीक है। अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने बताया मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए TU, इस वाले TU में से जब हम प्रीवियस वाले TU माइनस करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी निकल के आएगी। फर्स्ट 10 एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद 18 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 24 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 28 माइनस 24 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 30 माइनस 28 करेंगे तो 2 आ जाएगा। और एक लेवल आएगा जब आपकी यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी तो यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और फिर उसके बाद कहाँ चली जाएगी? नेगेटिव में चली जाएगी। इससे कर्व कौन सा निकल के आया? देखो, इससे हमें स्टडी करेंगे आगे। सबसे पहले क्या था हमारा जो यूनिट था 1 2 3 4 5 6 7, सो हमने यहाँ पे यूनिट्स लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर उसके बाद है यूटिलिटी 10 18 24 28 30 30 28, सो 10 18 24 24, इस तरीके से हमने क्या करा? टोटल यूटिलिटी का कर्व बनाया, और उसी के साथ हमने मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि 10 8 6 4 2 0 और -2, ठीक है। आप देख सकते हो 10 8 6 4, उसके बाद 2, और फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद -2, ठीक है।
तो ये क्या है, टोटल यूटिलिटी कर्व है और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। अब इसके ऊपर हम देखेंगे इसका रिलेशन कैसा है। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम्ड आर द सेम। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ पे आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सेम है। उसके बाद एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स फर्दर यूनिट ऑफ एक्स द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, ये जो टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही होती है लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, ये बढ़ रही है लेकिन एट अ डिमिनिशिंग, यानी कि धीरे धीरे धीरे, यानी कि कम होते हुए बढ़ रही है। और मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, और मार्जिनल यूटिलिटी आप देख सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी नीचे की तरफ ही जा रही है, यानी कि कमी होती जा रही है। At a particular stage, total utility reaches to its maximum and remains constant. एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके ये मैक्सिमम पहुंच जाती है। ठीक है, ये है मैक्सिमम पॉइंट। अब यहाँ ये मैक्सिमम पहुंच गया और उसके बाद ये कैसी हो गई, एक ही जगह पे, यानी कि कांस्टेंट हो गई। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 30 यानी कि कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, आगे है वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो। सो जहाँ पे ये कांस्टेंट हो गई है वहाँ पे आप मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे हम तीनों एक साथ पॉइंट्स लेंगे, पहले समझते हैं। उसके बाद क्या है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेटिटी। इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिटी। ठीक है, आगे है इस पॉइंट को, ये पॉइंट कब होता है, जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होती है और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। आफ्टर दिस पॉइंट एन एडिशनल यूनिट कंज्यूम फर्दर रिजल्ट्स इन डिक्लाइन ऑफ टोटल यूटिलिटी। यानी कि इस पॉइंट के बाद अगर आपने एक और उस चीज़ को कंज्यूम करा तो आपकी टोटल यूटिलिटी कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाने लग जाएगी। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ जाएगी, नेगेटिव होने लग जाएगी। ठीक है, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सेटिटी और after reaching the point of satiety, a rational consumer should stop his consumption since the maximum limit of satisfaction is reached and there is no addition of total utility by further increase in the stock of कमोडिटी। यानी कि जब आप इस पॉइंट पे पहुंच जाते हो तो उसके बाद जो एक रैशनल कंज्यूमर होगा वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना बंद कर देगा। ठीक है, जो रैशनल कंज्यूमर होगा, क्योंकि उसके बाद उसे आगे कुछ अचीव नहीं हो रहा है बल्कि उसका नेगेटिव में ही जा रहा है टोटल जो प्रोडक्टिविटी है, टोटल जो सेटिस्फैक्शन है। कंजम्पशन बियॉन्ड दिस पॉइंट ऑफ सेटिटी ट्रांसफॉर्म सेटिस्फैक्शन इनटू डिससेटिस्फैक्शन। यानी कि इसके बाद क्या है, आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो डिससेटिस्फैक्शन में बदलता हुआ नजर आता है। इन अदर वर्ड्स अ कंज्यूमर स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इल इफेक्ट्स ऑफ द कंजम्पशन, यानी कि उसको कंज्यूम करके क्या हो रहा है, उसके इफेक्ट जो है वो नेगेटिव हो रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम इस डायग्राम को समझते हैं। स्टार्टिंग कैसे है, जब आपने स्टार्ट किया कंज्यूम करना तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करते रहते हो, मतलब आगे बढ़ाते रहते हो, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, और मार्जिनल यूटिलिटी वो तो डिमिनिश ही होती जा रही होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे पहुंच जाती है और जाके कांस्टेंट हो जाती है, तो उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। फिर एक पॉइंट आता है, मतलब उस पॉइंट के बाद क्या होता है, टोटल यूटिलिटी नीचे गिरने लगती है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती है। यानी दिस इज द पॉइंट वेयर अ रैशनल कंज्यूमर is fully satisfied and after this he won't be increasing the consumption of that particular commodity। यानी कि अगर वो बढ़ाएगा तो भी उससे क्या होगा, उसे डिससेटिस्फैक्शन ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक। आगे देखते हैं, आगे है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है, दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गोसन बट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं हम क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, other things remaining constant, the additional benefits which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminish with every increase in the stock that he already has। यानी कि जैसे जैसे आप उस इंसान को उसके पास जो स्टॉक ऑलरेडी है उसमें इंक्रीज करते रहोगे, उसे वो चीज़ देते रहोगे तो धीरे धीरे उसकी जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जाएगी, यानी कि धीरे धीरे नीचे आती जाएगी। जैसे जैसे आप स्टॉक बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी नीचे आती रहेगी। ठीक है, बहुत ईजी है, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ से इसे को रिलेट करना है। जैसे कि मैंने गुलाब जामुन का रसगुल्ले का आपको एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही आप और कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, आइसक्रीम का एग्जाम्पल ले सकते हो। आपने आइसक्रीम ली, स्टार्टिंग में आपको बहुत खाने का मन कर रहा था, आपने एक खाई, दूसरी आपको एक और खानी है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, फिर एक लेवल आएगा उसके बाद लगेगा नहीं बस अब और नहीं खा सकते, फिर उसके बाद एक लेवल आएगा कि नहीं
अब नहीं, अब आपकी जो यूटिलिटी है उससे अब आप डिससेटिस्फाई हो रहे हो, यानी कि अब आपको उसमें कोई भी टेस्ट नहीं रहा और आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो नेगेटिव होती जा रही है। ठीक है, आगे कुछ अजम्पशन है, जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या लिखा था, अदर थिंग्स रिमेनिंग कंस्टेंट, बाकी जो चीज़ें हैं वो कैसी है, कॉन्स्टेंट रहेंगी तो। ठीक है, सबसे पहले है रैशनैलिटी। Consumer is assumed to be rational. It means that his behavior is normal and he tries to maximize his satisfaction. यानी कि वो कैसा कंज्यूमर होना चाहिए, सबसे पहले रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। नेक्स्ट है कार्डिनल मेजरमेंट। द लॉ assumes the utility can be cardinally और numerically measured, यानी कि ये जो यूटिलिटी, डिमिनिशिंग यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम कार्डिनली मेजर कर सकते हैं, यानी कि न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हम यूज़ कर सकते हैं। किस में हम यूज़ करते हैं, जब हमें मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव करनी होती है तो हम टोटल यूटिलिटी माइनस प्रीवियस टोटल यूटिलिटी माइनस करते हैं। देन इज होमोजेनिटी, जो सामान है वो एक जैसा होना चाहिए, जो आपका स्टॉक है या फिर जो आपकी कमोडिटी है वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर आप अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम खाते रहोगे तो आपकी यूटिलिटी थोड़ी ना खत्म होगी, आपको तो हर एक नेक्स्ट फ्लेवर अच्छा ही लगेगा। अगर आप सेम ही फ्लेवर खा रहे हो, सेम ही कलर खा रहे हो, सेम ही शेप और सेम ही साइज़ की खा रहे हो, तो आपकी यूटिलिटी क्या होगी, वो धीरे 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 कम होती जाएगी। सो ये क्या है, होमोजेनिटी है। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूटी, ये जो है कंटिन्यूस होना चाहिए। वापस आइसक्रीम का एग्जांपल ले लेते हैं, आपको लगातार खाने के लिए बोला है, अगर आप सुबह एक खाओगे, फिर शाम को एक खाओगे, फिर नेक्स्ट डे खाओगे, फिर उसके नेक्स्ट डे खाओगे, तो उसमें आपकी यूटिलिटी कम नहीं होगी, आपकी यूटिलिटी मतलब आपको सेटिस्फैक्शन उतनी मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप कंटिन्यू उसी चीज़ को कंज्यूम करे जा रहे हो तो आपकी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। देन है रीजनेबिलिटी, ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर ऑफ रीजनेबल साइज, दे आर नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल, ना ज़्यादा छोटे होने चाहिए ना ज़्यादा बड़े होने चाहिए, उनका साइज़ कैसा होना चाहिए, रीजनल होना चाहिए। कंस्टेंसी, ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक, डिसलाइक ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट, यानी कि बाकी सारी जो चीज़ें होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो कंज्यूम टू बी कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं divisibility. The law assumes that the commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in small quantity, यानी कि वो commodity कैसी होनी चाहिए, divisible होनी चाहिए। फिर है single want, a given commodity can satisfy a single want of a person. The law assumes an experience of a single want which is completely satiable at a given point of time. ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने पहले वाले एग्जाम्पल की मार्जिनल यूटिलिटी उठाई है 10, 8, 6, 4, 2, 0 एंड -2। इससे हमें पता चल रहा है यूटिलिटी क्या हो रही है, कम ही होती जा रही है, यानी डिमिनिश, यानी कि नीचे ही जाती जा रही है। ये कर्व है, आपको कर्व में साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये हमेशा डिमिनिशिंग है, ये नीचे नीचे जाती जा रही है, एक पॉइंट पे आके वो 0 हो जाएगी और उसके बाद वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। इन द अबव डायग्राम, यूनिट्स of commodity X are measured on X axis and marginal utility is measured on Y axis। ठीक है, ये यूनिट्स, ये यहाँ पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। Various points of MU are plotted on the graph as per the given schedule when the locus of all points are joined। locus क्या होते हैं, ये जो points हैं इन्हें जब हम join करते हैं तो ये एक हमारा curve बन के आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। When the locus of all points are joined, MU curve is derived, यानी कि ये जो curve है इसे क्या बोलते हैं, MU curve बोलते हैं। MU curve slopes downward from left to right which shows the MU goes on diminishing with every successive increase in the consumption of a commodity। ठीक है, यानी कि जब जब कमोडिटी हम कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे MU क्या है, नीचे की तरफ ही आता रहेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। When MU becomes 0, MU curve intercepts the x axis। जब MU 0 हो जाता है तो यहाँ पे वो x axis से इंटरसेप्ट होता है। आगे क्या दिया है, फर्दर कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी ब्रिंग्स दिस यूटिलिटी, यानी कि नेगेटिव यूटिलिटी विच इज शोन बाय द शेडेड पोर्शन इन द डायग्राम, यानी कि ये जो है ये क्या है, डिस यूटिलिटी शो कर रही है, यानी कि हमारी यूटिलिटी किस में जा चुकी है, नेगेटिव में जा चुकी है। आगे है ये हो चुका है। इसके बाद है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस भी है। सबसे पहला है हॉबीज। In certain hobbies like collection of various stamps and coins, rare paintings, music, readings, the law does not hold true because every additional increase in the stock gives more
pleasure. This increases marginal utility. However, this violates the assumption of homogeneity and continuity. ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की आदत है, जैसे कि आपको रेयर कॉइन्स कलेक्ट करने की आदत है, आपको स्टैम्प्स कलेक्ट करने की आदत है, आपको म्यूज़िक की आदत है, आपको रीडिंग की आदत है, तो उसके बाद आपके लिए उस चीज़ की यूटिलिटी कभी कम ही नहीं होगी. आपके लिए हर एक नई एडिशनल यूनिट के साथ उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी. लेकिन इसमें दो अजम्पशंस थे वो नहीं फॉलो होते, जो कि होमोजेनिटी और कॉन्टिन्यूटी. क्योंकि आप कंटिन्यूसली उसे कंज्यूम नहीं कर रहे, फिर आप कंटिन्यूसली कलेक्ट नहीं कर रहे, आपको जब वो चीज़ मिलती है तब आप उसे स्टोर करते हो. और होमोजेनिटी यानी कि हर एक चीज़ अपने आप में थोड़ी सी अलग होती है. ठीक है, उसके बाद है माइजर. माइजर क्या है? इन केस ऑफ माइजर एवरी एडिशनल रुपी गिव्स ए मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन. यानी कि हर आने वाला पैसा उसके लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेके आता है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ मनी. However, the situation ignores the assumption of rationality. ठीक है, हर इसमें जितने भी assumptions है वो फॉलो नहीं हो रहे, इसी वजह से ये एक्सेप्शन है. माइजर के पास क्या होता है, उसके पास जितना पैसा आता जाता है उसकी सेटिस्फैक्शन होती नहीं है. हर आने वाले पैसे के साथ तो लगता है कि नेक्स्ट टाइम और थोड़ा सा पैसा मिल सकता है, नेक्स्ट टाइम शायद और थोड़ा सा पैसा मिल सकता है. सो ये जो कंसेप्ट है, इस केस में क्या है, वो रैशनल कंज्यूमर नहीं है. ठीक है, आगे है एडिक्शन. एडिक्शन में क्या है, अगर उसे उस चीज़ की आदत है, ठीक है, एडिक्शन यानी कि लत होती है. इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ अ ड्रंकार्ड दैट द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेज विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिकर कंज्यूम्ड. सो एमयू रिसीव्ड बाय ड्रंकार्ड में इंक्रीज, यानी कि जितनी बार उसे दिया जाए, मतलब अगर ड्रंकार्ड है, अगर जितनी बार उसे उसके लिकर उसे प्रोवाइड करते जाए तो उसे कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी. उसकी जो नीड है, उसकी जो यूटिलिटी उसके लिए बढ़ती जाएगी, वो नेगेटिव में कभी उसके लिए जाएगा ही नहीं. भले वो उसके लिए हार्मफुल होने लग जाए, लेकिन फिर भी उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होगी नहीं. तो इसमें कौन सा अजम्पशन नहीं है, रैशनैलिटी, यानी कि वो रैशनल कंज्यूमर नहीं है. उसके बाद है पावर. This is an exception to the law because when a person acquires power, his lust for power increases. यानी कि जब उसके पास पावर आ जाती है तो उसे लगता है थोड़ी और पावर होनी चाहिए, थोड़ी और पावर होनी चाहिए. तो यहाँ पे भी क्या है, वो रैशनल कंज्यूमर नहीं है. आगे है मनी. इट इज़ सेड दैट एमयू ऑफ मनी नेवर बिकम ज़ीरो. पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी कभी ज़ीरो होती नहीं है. जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है. ठीक है, दिस इज़ बिकॉज मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई वेरियस वांट्स. क्यों? क्योंकि मनी खुद में ही क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो कि लोगों की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ मोर टू अ पुअर पर्सन दैन टू अ रिच पर्सन. लेकिन ये क्या है, ये लॉ कहीं ना कहीं मनी के ऊपर भी अप्लाई करता है यूटिलिटी का. क्यों? क्योंकि जिसके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है उसके लिए पैसे की यूटिलिटी ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके कंपैरिजन में. माना कि उसकी यूटिलिटी कभी ज़ीरो नहीं होती, लेकिन डिफ़र करती है. जो गरीब इंसान है उसे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, जो अमीर इंसान है उसे पैसे की ऑब्वियसली कम, उसके लिए यूटिलिटी है. However, these exceptions are only apparent since they violate some of the other assumptions of the law. Hence, they are not real exemptions. Exceptions. Sorry. आगे देखते हैं criticisms of the law. अब इस लॉ के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं. जैसे सबसे पहले अनरियलिस्टिक अजम्पशंस. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड अपॉन वेरियस अजम्पशंस लाइक होमोजेनिटी, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रैशनैलिटी. लेकिन असलियत में ऐसी चीज़ें नहीं होती ना, सारी चीज़ें कांस्टेंट कभी हो ही नहीं सकती. सो ये जो है अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, ऐसा कहा जाता है क्रिटिसाइजर्स के द्वारा. आगे है कार्डिनल मेजरमेंट. द लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस कार्डिनली. So it can be added, compared and presented through a schedule. In reality, cardinal measurement of utility is not possible क्योंकि utility क्या है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है. सो आप इसे नंबर के टर्म्स में लिख ही नहीं सकते हो. ठीक है, इंडिविजिबल गुड्स, जो गुड्स इंडिविजिबल है या फिर बल्कि है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, कार हो गया, तो ये तो आप एक ही बार में खरीदते हो और एक ही बार खरीद के उसे यूज़ करते हो. ऐसे तो नहीं कि आज आपने ये टीवी खरीदा, कल आप दूसरा टीवी लेके आए, कल आप उसके बाद तीसरा टीवी लेके आए. ऐसा तो होता नहीं है, ये आप यूनिट एक ही बार लेके आते हो. सो इस केस में भी यूटिलिटी को क्रिटिसाइज, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इस कंसेप्ट को, इस लॉ को क्रिटिसाइज किया गया है. आगे है constant marginal utility of money. The law assumes that mu of each unit of money remains constant. However, critics argue that mu of money differs from person to person. जो क्रिटिक्स है, जो क्रिटिसाइजर्स है, उनका कहना है कि लोगों के लिए जो अलग अलग लोगों के लिए मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ऑब्वियसली अलग अलग है, और वो चेंजेस इन प्राइस या फिर स्टॉक ऑफ मनी से भी डिफर करता है.
ठीक है। और आगे अ सिंगल बॉन्ड, द लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड, हमने फीचर्स में पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। लेकिन असलियत में इंसान के सिर्फ एक बॉन्ड तो होती नहीं है, उसके तो बहुत सारे बॉन्ड्स भी होते हैं, ठीक है। ये कुछ थे क्रिटिसिज्म से उस लॉ के ऊपर। आगे देखते हैं, आगे है रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। सबसे पहले हम सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज वेरी पॉपुलर एंड एन इम्पॉर्टेंट लॉ इन इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन। क्योंकि ये लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस भी उतने ही ज़्यादा है क्रिटिसिज्म से। सबसे पहले यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर्स, this law creates awareness among the consumers to obtain maximum utility from a limited resource. It is necessary to diversify the consumption. यानी कि यहाँ से लोगों को पता चलता है कि मुझे किस चीज़ से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, तो वो डाइवर्सिफाई कर सकता है कि आई शुड कंज्यूम दिस और दैट, ठीक है। आगे यूजफुल टू द गवर्नमेंट, दिस लॉ इज़ यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज़, जैसे कि टैक्स पॉलिसीज़ हो गई, ट्रेड पॉलिसीज़ हो गई, फिर प्राइसिंग पॉलिसीज़ हो गई, तो इन सब चीज़ों के लिए ये गवर्नमेंट के लिए भी यूज़फुल होता है। बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़. It includes goods that have more value in use and zero or less value in exchange, such as air, water, sunshine, etc., as well as goods that have more value in exchange and less value in use. इन दोनों के अंदर भी कंपैरिजन हो सकते हैं। हमने क्लास 11 में पढ़ा था पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़, वाटर डायमंड पैराडॉक्स पढ़ा था कि वैल्यू इन यूज़ क्या होता है, वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसके ऊपर भी पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़ भी है, ये भी इसी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर है, ठीक है। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड राइजेज विद द फॉल इन प्राइस एंड फॉल विद एन इंक्रीज इन प्राइस। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जिस चीज़ की प्राइस बढ़ रही है जिस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है उस चीज़ की प्राइस क्या होती है, कम हो जाती है। और द डिमांड फॉल्स विद द इंक्रीज इन प्राइस, और जब प्राइस में इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। व्हेन अ कंज्यूमर परचेज मोर एंड मोर ऑफ अ यूनिट्स ऑफ अ गुड, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी स्टेडीली डिक्लाइंस। यानी कि जैसे जैसे वो कंज्यूम करता जाता है, आगे कंज्यूम करता जाता है, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। हेंस ही वुड बाई एडिशनल यूनिटी ऑफ अ कमोडिटी ओनली एट अ लोअर प्राइस। यानी कि जैसे जैसे वो कंज्यूम करता जा रहा है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो प्राइस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और वो उसे कम प्राइस पे अवेलेबल होता जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसे समझने के लिए हम ये देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, ठीक है। यहाँ से आपको जो अभी मैंने कंसेप्ट समझाया वो समझ में आ जाएगा। टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशन इट इज़ एसेंशियल टू कन्वर्ट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एमयू को मनी के टर्म्स में ले रहे हैं, ठीक है। अज्यूम करते हैं एक यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू ₹10 और मार्केट प्राइस पर यूनिट हम ले लेते हैं 50, ठीक है। क्या हमने अज्यूम किया है, एक यूनिट किसके बराबर है, ₹10 के बराबर है, और मार्केट प्राइस हमने क्या ले लिया है, ₹50 ले लिया है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6। मार्जिनल यूटिलिटी 10 8 7, हमेशा यूटिलिटी डिमिनिश होती रहेगी, ये चीज़ याद रखना। 10 8 7 5 3 1। अब इन टर्म्स ऑफ मनी 10 इंटू 10 100, 8 इंटू 10 हमने एक किस टर्म्स में लिया है, एक यूनिट कितने टर्म्स में लिया है, ₹10 के टर्म्स में। 8 इंटू 10 80, 7 इंटू 10 70, 5 इंटू 10 50, 3 इंटू 10 30, 10 इंटू 1 इज़ 10, ठीक है। हमने यूटिलिटी को किससे मल्टीप्लाई करा, ₹10 से, क्योंकि हमने वन यूटिलिटी को क्या पकड़ा है, ₹10 कंज्यूम किया है, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या है, 50, ये हर जगह पे कांस्टेंट लिया है हमने। अब कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 100 है मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो मार्केट प्राइस से क्या है, ज़्यादा है। फिर 80 है, वो 100 से कम है लेकिन मार्केट प्राइस से फिर भी ज़्यादा है। 80 के बाद 70 मार्केट प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी कम है लेकिन मार्केट प्राइस से फिर भी ज़्यादा है। लेकिन एक लेवल आया जहाँ पे जाके मार्जिनल यूटिलिटी और मार्केट प्राइस इक्वल हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, वो स्टार्टिंग से कम ही होती जा रही है, लेकिन अब वो क्या है, मार्केट प्राइस से भी कम हो गई है। और यहाँ पे जाके भी यहाँ पे क्या है, 10, जो कि मार्केट प्राइस से कम है। यानी कि अब हमें जो प्रोडक्ट है वो हमारे यूटिलिटी के हिसाब से और भी ज़्यादा कम प्राइस पे अवेलेबल होगा। अब ये कुछ अजम्पशंस हैं। यूनिट्स विच अ कंज्यूमर विलिंगली बाइज बिकॉज एमयू इज़ ग्रेटर देन प्राइस आर कॉल्ड इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, ठीक है। प्राइस मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है इन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स।
मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। एक टाइम आता है जब यहाँ जहाँ पे एम यू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स, ठीक है, एक टाइम आया जहाँ पे एम यू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स, उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लेवल है। Units which a rational consumer is not willing to buy and consume where he has to pay more than his utility are extra marginal units। यानी कि यहाँ पे क्या है, उसकी यूटिलिटी कम है, 30 और 10 हो रहा है, लेकिन उसे ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है ना। मैंने शायद पहले कम प्राइस बोला होगा, बट यहाँ पे नहीं, ज़्यादा प्राइस है, तो ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है, लेकिन यूटिलिटी क्या है, अभी भी उसको कम ही मिल रही है। तो एक रैशनल कंज्यूमर होगा, वो उसके बाद कम बंद कर देगा उस चीज़ को कंज्यूम करना, ठीक है। तो ये कौन से एक्स्ट्रा मार्जिनल है, ठीक है। इंट्रा मार्जिनल कौन से होते हैं, जहाँ पे उसे प्राइस कम पे करना पड़ रहा है, लेकिन यूटिलिटी उसको ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा यूटिलिटी के लिए वो कम प्राइस पे कर रहा है, फिर भी वो ले रहा है, क्योंकि कम प्राइस में उसे ज़्यादा चीज़ें मिल रही है, उसकी यूटिलिटी हो रही है। एक लेवल आएगा धीरे 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 कि उसको इक्वल होगा, लेकिन फिर भी वो कंज्यूम कर रहा है, तो वो क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये लेवल क्या है, जब वो 5 यूनिट कंज्यूम करेगा उस चीज़ की, तो वो उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल पे आ गया, यानी कि उसकी यूटिलिटी और प्राइस दोनों इक्वल है। लेकिन उसके बाद एक रैशनल कंज्यूमर होगा, वो आगे कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है और उसका प्राइस जो है वो फिर भी इंक्रीज्ड ही है, ठीक है। सो यहाँ तक हमने देखा मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस में किस तरीके से रिलेशनशिप है, ठीक है। ये जो चैप्टर था यूटिलिटी एनालिसिस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे ठीक ढंग से देखो, समझो कंसेप्ट को, एक बार फिर से आप इस लेक्चर को देखो, उसके बाद आपको शायद समझ में आएगा, और उसके बाद आप अपनी बुक रीड करो। सो जब आप दोनों चीज़ों को एक साथ रख के करोगे तो आपको समझ में आएगा ईजिली, ठीक है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान लगा के सुनना है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। आप सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू।